Assalamu alaikum. So in the last video we have completed till the external features, gross features of bone, and today we are going to study about the blood supply of bone. कि bone को blood supply कौन सी arteries देती है. Okay. So long bones, the blood supply of long bone is derived from the following sources. Let's study about the sources. पहले nutrient artery. It enters the shaft through the nutrient foramen, runs obliquely through the cortex and divides into ascending and descending branches in the medullary cavity. Each branch divides into a number of small parallel channels which terminate in the adult metaphysis by anastomosing with the epiphyseal, metaphyseal and periosteal arteries. The nutrient artery supplies medullary cavity, inner two-thirds of cortex and metaphysis. This is important point. Then the nutrient foramen is directed away from the growing end of the long bone. Their directions are indicated by a jingle. To the elbow I go, from the knee I flee. So blood supply, सबसे पहला blood supply जो है वो nutrient artery है. I'll show you the nutrient foramen in the bone. ओके. बोन के शाफ्ट में वो न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू एंटर होती है. लेट्स लर्न अबाउट द कोर्स. ओके. इट एंटर्स द शाफ्ट थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन, runs obliquely through the cortex and divides into ascending and descending branches in medullary cavity. See nutrient artery. Let's see the course of nutrient artery. Let me show you. See this जो ग्रीन कलर का पार्ट कर रही हूँ ना, वो क्या है? वो कॉर्टेक्स है. ओके. और जो ब्लू में जो ये कर रही हूँ वो है मेडुलरी कैविटी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स. इट एंटर्स द शाफ्ट थ्रू न्यूट्रिएंट फोरामेन. न्यूट्रिएंट फोरामेन इज हियर. ओके. एंटर कर रही है. एंटर की, रन्स ऑब्लिकली रन कर रही है. सिया रन्स ऑब्लिकली. ओके. ऑब्लिकली रन करके क्या होता है, वो मेडुलरी कैविटी में कॉर्टेक्स में ऑब्लिकली रन करती है. देन डिवाइड्स इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस इन मेडुलरी कैविटी. असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच. ओके. सी हियर आई विल शो यू. शाफ्ट है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करती हूँ ताकि अच्छे से समझ जाए. ये शाफ्ट है, यहाँ से आर्टरी या ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन है. ये वाला यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन है. ओके. सो द आर्टरी एंटर्स, और ये यहाँ से यहाँ तक ये मेडुलरी कैविटी है. एंटर हुई, एंटर होके ऑब्लिकली रन की. ऑब्लिकली रन करने के बाद मेडुलरी कैविटी में एंटर हुई तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस दिए इसने. ओके. सो ये है न्यूट्रिएंट आर्टरी का कोर्स समझा? ठीक है. सो अब ये न्यूट्रिएंट फोरामेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऐसा नहीं कि कहीं पे भी प्लेस कर दिया गया है बोन में. नहीं, ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन से अवे, मतलब बोन का जो ग्रोइंग एंड है. ग्रोइंग एंड कौन सा एंड होता है? शाफ्ट नहीं, शाफ्ट नहीं, डायफाइसिस नहीं, एपिफाइसिस इज द ग्रोइंग एंड. तो वो एंड से दूर वो न्यूट्रिएंट फोरामेन प्लेस किया गया है बोन्स में. ओके. तो उसका सप्लाई न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या सप्लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट है. मेडुलरी कैविटी को सप्लाई करता है थ्रू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस. करेक्ट. और कॉर्टेक्स का इनर टू थर्ड ऑफ कॉर्टेक्स को सप्लाई करता है. एंड मेटाफाइसिस,
What is metaphysis? Metaphysis क्या है? The epiphyseal end of diaphysis. Remember? Epiphyseal end of diaphysis is metaphysis and it is growing end. Okay? वो ग्रो होते रहते हैं. सो एज ब्रांच वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच है और वो हर ब्रांच डिवाइड्स इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पैरेलल चैनल्स which terminate in adult metaphysis by anastomosing with epiphyseal, metaphyseal and periosteal arteries. So, ये जो टर्म है ना एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस है ना, एनास्टोमोसिस का मतलब क्या है पता है? एनास्टोमोसिस ना बेसिकली कनेक्शन होता है. ओके, बेसिकली द कनेक्शन यूजुअली बिटवीन द आर्टरीज. ओके, या फिर ब्लड वेसल्स वी कैन से. ब्लड वेसल्स के बीच में कनेक्शंस होता है, वो जॉइंट होती है ना, उसको एनास्टोमोसिस बोलते हैं. एनास्टोमोसिस मतलब कनेक्शन बिटवीन. अभी यहाँ मोस्टली हम एनास्टोमोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स ही स्टडी करते हैं. लाइक हमारे स्कैप्यूला के अराउंड एनास्टोमोसिस होता है. हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज का एनास्टोमोसिस होता है. विल लर्न दैट इन डिटेल. In detail we will study it later on. Okay, so समझा कैसे एंटर हुआ. न्यूट्रिएंट फोरामेन से न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर हुई कहाँ पे? कॉर्टेक्स में. और कॉर्टेक्स में ऑब्लिकली रन होके मेडुलरी कैविटी में एंटर हुई, जहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस में डिवाइड हुई. और ईच ब्रांच डिवाइड्स इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पैरेलल चैनल्स which terminates by anastomosing with periosteal, metaphyseal and epiphyseal arteries. Then क्या सब कौन से एरियाज को सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट आर्टरी? मेडुलरी कैविटी को, पूरी मेडुलरी कैविटी को, इनर 2/3 ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेटाफाइसिस. ओके, सो दिस इज अबाउट द न्यूट्रिएंट आर्टरी. Okay, then periosteal arteries. Recall where we have learned about periosteal arteries. It's in the very first video I have taught na. We have discussed it. Periosteal arteries, periosteum, outer covering of bone. Okay, so these are especially numerous beneath the muscular and ligamentous attachments. They ramify beneath the periosteum and enters the Walkman's canals to enter the 1/3 of cortex. Okay, so first let's understand what is Walkman's canal. Okay, Walkman's canal होता है ना, उसको perforating canal भी बोलते हैं. उसका फंक्शन क्या होता है पता है कि it facilitates the blood supply to the innermost part. जो हमने हावर्शियन कैनाल देखे थे, हावर्शियन सिस्टम स्टडी किए थे, उसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स भी होती है. ओके, तो हावर्शियन कैनाल्स को एक दूसरे के साथ और बोन्स को पेरियोस्टियम और बोन के पेरियोस्टियम के साथ अटैच कराने का काम ये वॉकमैन्स कैनाल कराते हैं. और अंदर तक, बोन के अंदर तक ब्लड सप्लाई पहुंचने के लिए लेकिन से माइक्रो सर्कुलेटरी पैसेज ये बनाता है वॉकमैन्स कैनाल. So they ramify beneath the periosteum and enter the Walkman's canal to supply the outer 1/3 of cortex. अभी cortex का 2/3 पार्ट किसने सप्लाई किया था? न्यूट्रिएंट आर्टरी ने. और पेरियोस्टियल आर्टरीज रिमेनिंग 1/3 सप्लाई करेगी. क्लियर? ओके, देन epiphyseal arteries. Epiphyseal arteries are derived from periarticular vascular arcades found on non-articular bony surface. Out of numerous vascular foramina, in this region only a few admit the arteries and rest on venous exits.
The number and size of this foramina may give an idea of the relative vascularity of the two ends of a long bone. अच्छा, ये एपिफाइजल आर्टरीज कहाँ से डिराइव्ड है? पेरी आर्टिकुलर वैस्कुलर आर्केड्स. भाई पेरी आर्टिकुलर वैस्कुलर आर्केड्स, आर्टिकुलर मतलब जहाँ पे जॉइंट फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, तो पेरी आर्टिकुलर जहाँ पे जॉइंट फॉर्मेशन हो रहा है ना, वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं. उन ब्लड वेसल्स से एपिफाइजल आर्टरीज डिराइव होती है. ओके, अंडरस्टूड. So next is metaphyseal arteries. These are derived from the neighboring systemic vessels. They pass directly into metaphyses and reinforce the metaphyseal branches from the primary nutrient artery. They pass directly into metaphyses and reinforce metaphyseal branches from the primary nutrient artery. In miniature long bones, the infection begins in the middle of shaft rather than at the metaphyses, because the nutrient artery breaks up into a plexus immediately upon reaching the medullary cavity. In adults, however, the chances of infection are minimized because the nutrient artery is mostly replaced by periosteal arteries. अच्छा, सो मेटाफाइजल आर्टरीज नेबरिंग सिस्टमिक वेसल्स होंगी, वहाँ उनसे डिराइव होती है. वो डायरेक्टली मेटाफाइसिस में जाती है एंड वहाँ से दे रीइंफोर्स द मेटाफाइजल ब्रांचेस फ्रॉम प्राइमरी न्यूट्रिएंट आर्टरी. सी बेसिकली मेटाफाइजल आर्टरीज है ना, वो मेटाफाइसिस को सप्लाई करती है, नेक रीजन को सप्लाई करती है, जो कि डायफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में का जो रीजन है उसको मेटाफाइजल आर्टरीज सप्लाई करती है. ओके, अदर बोन्स, short bones are supplied by numerous periosteal vessels which enter their non-articular surfaces. In vertebra, the body is supplied by anterior and posterior vessels, and the vertebral arch by large vessels entering the basis of transverse processes. Its marrow is drained by two large basivertebral veins. A rib is supplied by nutrient artery which enters it just beyond the tubercle and the periosteal arteries. I am just reading out this. Okay. Then veins are numerous and large and cancellous red bone marrow containing bones. In the compact bone, they accompany arteries in Walkman's canal. Lymphatics have not been demonstrated within the bone, although some of them do accompany the periosteal blood vessel which drain to the regional lymph nodes. अच्छा, लिम्फेटिक्स क्या होती है? लिम्फेटिक्स जो है ना, वो बॉडी को वी कैन से दे प्योरीफाई बॉडी, जो बॉडी फ्लूइड होता है ना उसको ड्रेन करती है. ओके, सो और लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में. लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स. सो लिम्फ नोड्स, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ऐसे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ऐसे बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं और भी बहुत हैं. ये बस एग्जांपल्स हैं. वो क्या करते हैं पता है? वो एक्चुअली ना हम जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, और एक हमें टोल नाका बोलते हैं, उस वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं. या फिर यूँ समझ लो कि ये जो है वो पुलिस है. ओके, ये लिम्फ नोड जो है ना वो पुलिस है बॉडी के पुलिस ऑफिसर्स है ये लिम्फ नोड्स बेसिकली. ओके, वो जो भी बैक्टीरिया अगर सर्कुलेट कर रहा होगा तो उसको ट्रैप कर लेते हैं. ये लिम्फ नोड्स का बेसिक फंक्शन है. ओके, सो लिम्फेटिक सिस्टम ये उसका एक जनरल एनाटॉमी में ही आगे इसका पूरा एक चैप्टर है लिम्फेटिक सिस्टम का. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो बोन में लिम्फेटिक्स नहीं है, लेकिन
कुछ पेरियोस्टियल ब्लड वेसल्स को दे डू अकम्पनी. ओके. Nerve supply. Nerve accompany the blood vessels. Most of them are sympathetic and vasomotor in function. Sympathetic है मतलब वो involuntary है. ओके. हमारे इसमें कंट्रोल में नहीं है. Sympathetic is a part of ANS, autonomic nervous system. Sympathetic and parasympathetic. Then is vasomotor in function. So vasomotor मतलब dilatation and constriction of blood vessels. Okay. So this is the nerve supply. A few of them are sensory, which are distributed to the articular ends and periosteum of the long bones, to vertebra and to large flat bones. So कुछ पैरासिम्पथेटिक है, कुछ वेजोमोटर इन फंक्शन एंड कुछ सेंसरी है, ये नर्व सप्लाई. ओके. देन डेवलपमेंट एंड ऑसिफिकेशन. इंट्रामेम्ब्रेनस देखा हमने, इंट्राकार्टिलेजिनस देखा. Ossification, so let's read it out once. Bones are first laid down as mesodermal condensation. Conversion of mesodermal models into bone is called intramembranous or mesenchymal ossification, and the bones are called membrane bones. So membrane bones जो membrane में intramembranous जिनको ossification है membrane में ossify होते हैं वो membrane और dermal bones. Okay. However, mesodermal stage may pass through cartilaginous stage by chondrification during second month of intrauterine life. Conversion of cartilaginous model into bone is called intracartilaginous or endochondral ossification. अभी cartilaginous मॉडल का कन्वर्जन किस में, प्रॉपर बोन में, उसको बोलते हैं इंट्राकार्टिलेजिनस और एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन. और एंड सच बोन्स आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस बोन्स. देन ossification takes place by centers of ossification, each one of which is a point where laying down of lamellae starts by osteoblasts situated on the newly formed capillary lobes. The centers of ossification may be primary or secondary. अच्छा, primary centers appear before birth during 8th week of intrauterine life. Primary centers before birth appear होते हैं. ओके. 8th week of intrauterine life में, 8 month नहीं, 8th week मतलब at the end of second month प्राइमरी सेंटर अपीयर होता है. द सेकेंड सेंटर्स अपीयर्स आफ्टर बर्थ. ओके. सेकेंड सेंटर कभी अपीयर होता है, बच्चा पैदा होने के बाद सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया. एंड मेनी सेकेंडरी सेंटर्स अपीयर इवन ड्यूरिंग प्यूबर्टी. Remember, primary center कभी before birth, usually during 8th week or end of second month. Okay. Secondary center after birth and even during puberty appear होते हैं. Okay. A primary center forms diaphysis and the secondary centers form epiphysis. Very important. प्राइमरी सेंटर फॉर्म्स द शाफ्ट मतलब डायफाइसिस. प्राइमरी सेंटर से क्या बनेगा, डायफाइसिस, और सेकेंडरी सेंटर से एपिफाइसिस बनेगा. ओके. एपिफाइसिस. फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस विद द डायफाइसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड इज कंप्लीट बाय द एज ऑफ 25 ईयर्स. एपिफाइसिस और डायफाइसिस का फ्यूजन प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है और बाय द एज ऑफ 25 ईयर्स कंप्लीट होता है, आफ्टर विच नो मोर बोन ग्रोथ कैन टेक प्लेस. तो अभी तक हमारा फ्यूजन हो रहा है, हुआ भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं हुआ. 25 ईयर्स की एज तक कंप्लीट होता है फ्यूजन, प्यूबर्टी में स्टार्ट होके. तो हमारा अभी स्टार्ट ही है. 25 ईयर्स जिसके कंप्लीट है
उसका ये फ्यूजन भी कंप्लीट हो चुका है. बिलो 25 years फ्यूजन बाकी है, चल रहा है प्रोसेस. और 25 years के बाद बोन ग्रोथ नहीं होती. The law of ossification states that secondary centers of ossification which appear first are last to unite. The end of a long bone where epiphyseal fusion is delayed is called growing end of bone. Okay. Law of ossification क्या कहता है कि secondary centers of ossification which appear first are last to unite. सेकेंडरी अभी प्राइमरी पहले ही हो रहा है ना इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, लेकिन कुछ सेकेंडरी सेंटर्स हमने देखे प्यूबर्टी में अपीयर हो रहे हैं, कुछ सेकेंडरी सेंटर्स हमने देखे आफ्टर बर्थ अपीयर हो रहे हैं. तो जो पहले अपीयर होता है वो लास्ट में उसका वो सेंटर्स का यूनियन होता है. विच अपीयर फर्स्ट एट लास्ट टू यूनाइट. और एक लॉन्ग बोन का वो एंड जहाँ पे एपिफाइजियल फ्यूजन डिले होता है, एपिफाइजियल फ्यूजन इज डिलेड, इज कॉल्ड द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन. क्लियर है लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन? लेट्स रिमेंबर दिस. ओके, एकदम पक्का कर लेते हैं इसको. लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन. लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन क्या बोलता है हमको? सी सेकेंडरी सेंटर्स हमने देखे कुछ अपीयर होते हैं प्यूबर्टी पे और कुछ अपीयर होते हैं ये आफ्टर बर्थ. सो जो सेकेंडरी सेंटर्स पहले अपीयर हो रहे हैं वो लास्ट में यूनाइट होते हैं. दे यूनाइट एट लास्ट. ओके, दे यूनाइट लास्टली. ओके, उनको यूनियन के लिए टाइम लगेगा. जो फर्स्ट अपीयर हो रहे हैं उनको यूनियन के लिए टाइम लगेगा. और एक लॉन्ग बोन का वो एंड जहाँ पे एपिफाइजियल फ्यूजन डिले होता है उसको ग्रोइंग एंड ऑफ बोन बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ बोन. बोन ग्रोज इन लेंथ बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज. लेंथ में ग्रो होती है जो एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज और उसके सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं. बोन ग्रोज इन थिकनेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन द डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. लेंथ में ग्रो होता है एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज के सेल्स से, और थिकनेस में मतलब एक ये लेंथ में ग्रो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स इन एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज. और थिकनेस में कैसे ग्रो कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम. देन बोन ग्रोज by deposition of new bone on the surface and at the ends. This process of bone deposition by osteoblasts is called oppositional growth or surface accretion. However, in order to maintain the shape, the unwanted bone must be removed. This process of bone removal by osteoblasts is called remodeling. This is how marrow cavity increases in size. मेडिको-लीगल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. अभी ये मेडिको-लीगल और एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ये कभी काम आता है पता है? ये काम आता है जब भी एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है ना, जिसकी कोई आइडेंटिटी हमें पता नहीं होती, और ये तक पता नहीं होता कि इंसान की बॉडी है, मतलब इतना उसकी हालत ख़राब रहती है. ओके, सो व्हेन अ स्केलेटन और isolated bones are received for medical legal examination, one should be able to determine whether the bones are humans or not. अगर हमें कोई स्केलेटन मिल रहा है और या फिर कोई बोन्स
आइसोलेटेड बोन्स ही मिल रहे हैं हमको। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंसान की हड्डियां है ना, ये किसी एनिमल की है। सो वेदर दे बिलोंग टू वन और मोर पर्सन, जो हड्डियों का जो हमको कलेक्शन मिला है, ओके, जो हड्डियां हमें मिली है वो एक ही इंसान की है, या पहले तो इंसान की है या जानवर की, ये पता होना चाहिए। उसके बाद एक ही इंसान की है या एक से ज़्यादा इंसान की हड्डियां हैं, वो पता होनी चाहिए। एज क्या है इंडिविजुअल की, द सेक्स, जेंडर क्या है उसका, द स्ट्रेचर एंड टाइम एंड कॉज ऑफ डेथ, ये सब पता होना चाहिए। ओके, एन एस्टिमेशन ऑफ स्केलेटल एज, ये सब लिखने आता नहीं है, सो वी कैन जस्ट go through the text. Up to the age of 25 years, the skeletal age can be estimated to within 1 to 2 years of correct age by the states of dentition and ossification, provided the whole skeleton is available. From 25 onwards, the skeletal age can be estimated to within more or less 5 years of the correct age by the state of cranial sutures and of the bony surfaces of symphysis pubis. In general, the appearance of secondary centers and fusion of epiphyses occurs about 1 year earlier in females than in males. Estimation of sex. Sex can be determined after the age of puberty. उसके बाद सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होता है, तो प्यूबर्टी के बाद जेंडर डिटरमाइन हो सकता है. देन सेक्शुअल डिफरेंसेस आर बेस्ट मार्क्ड इन द पेल्विस एंड skull, and accurate determination of sex can be done in over 90% cases with either pelvis or skull bone. There is different in uh, pelvis and skull bones. Okay, however, sexual dimorphism has been worked out in a number of other bones like sternum, atlas, and most of the limbs. Then estimation of stature, मतलब height. It is a common experience that trunk and limbs show characteristic ratios among themselves and in comparison with total height. There's a total number of regression. This is not important. Estimation of race. It is of interest to anthropologists. A number of metrical and non-metrical features of skull, pelvis, and certain other bones are of racial significance. So, with this, we have completed the bones. स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन का स्केलेटल सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हमने बोन्स कवर कर लिया. अभी लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है, वो कार्टिलेज है. कार्टिलेज सिनोनिम्स के कॉन्ट्रोज, ग्रिसल, कॉन्ट्रिफिकेशन, कॉन्ट्रोडिस्ट्रॉफी, सिंकॉन्ट्रोसिस, ये कुछ टर्म्स हैं. देन डेफिनेशन क्या है कार्टिलेज की. Cartilage is a connective tissue composed of cells and fibers embedded in a firm gel-like matrix which is rich in mucopolysaccharide. It is much more elastic than bone. अभी कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब सेल्स प्लस, सी कार्टिलेज किससे बना हुआ है, सेल्स प्लस फाइबर्स. भी सेल्स कौन से हैं, कॉन्ट्रोसाइट्स, और फाइबर्स कौन से हैं, कोलाजन और येलो इलास्टिक फाइबर. ओके, और ये किस में एम्बेडेड है, इन अ फर्म जेल लाइक मैट्रिक्स में ये सारे सेल प्लस फाइबर्स एम्बेडेड हैं विच इज़ रिच इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड. इन जनरल फीचर्स ऑफ कार्टिलेज. Cartilage has no blood vessels or lymphatics. The cell diffuses through the matrix. The nutrition of cells diffuses through the matrix. जैसे हमने बोन में ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक स्टडी की है, वैसे कार्टिलेज में कुछ नहीं होता. कार्टिलेज में नर्व्स भी नहीं होते, ये इनसेंसिटिव होता है. कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम. बोन्स में bone is surrounded by periosteum. यहाँ पे perichondrium which is similar to the periosteum in structure and function.
The articular cartilage has no perichondrium, so that its generation after injury is inadequate. When cartilage calcifies, the chondrocyte die and the cartilage is replaced by bone-like tissue. See, it is a comparison between bone and cartilage. Bone is hard, cartilage is firm. Matrix has inflexible material called osine. It has chondroitin providing flexibility. मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, यहाँ पे नहीं होते. बोन्स में रिच नर्व सप्लाई है और ब्लड सप्लाई भी है, मतलब वो वैस्कुलर है लेकिन इट इज़ ए वैस्कुलर इन नेचर. ओके, और नर्व सप्लाई भी नहीं है. देन बोन मैरो प्रेजेंट होता है बोन में, लेकिन कार्टिलेज में बोन मैरो का नामो निशान नहीं है. ग्रोथ इज़ ओनली बाय अपोजिशन, बाय सरफेस डिपोजिशन, एंड ग्रोथ इज़ अपोजिशनल एंड इंटरस्टिशियल फ्रॉम विद इन. मतलब बोन में डिपोजिशन होते होते उसकी मेडुलरी कैविटी इंक्रीज होती है, ऐसे उसका ग्रोथ होता है, लेकिन कार्टिलेज की फ्रॉम विद इन ग्रोथ होती है. Then types of cartilage. There are 3 types of cartilage: hyaline cartilage, fibrocartilage and elastic cartilage. So comparison है hyaline cartilage का. hyaline cartilage, fibrocartilage and elastic cartilage के बीच में डिफरेंस है. कंपैरिजन इम्पॉर्टेंट है. ओके, कैन बी आस्क फॉर अ शॉर्ट नोट. लोकेशन, hyaline cartilage कहाँ पे होता है? आर्टिकुलर in the articular cartilages of long bones, sternum, ribs, nasal and some laryngeal cartilages. Okay, यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज होता है. कहाँ पे? आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन्स. फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पे होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज होता है. इलास्टिक कार्टिलेज इन द पिना, एक्सटर्नल auditory meatus, eustachian tubes, epiglottis, vocal process of arytenoid cartilage. यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज होता है. अभी कलर, हाईलाइन कार्टिलेज इज ब्लूइश वाइट, फाइब्रो कार्टिलेज ग्लिसनिंग वाइट, अभी इलास्टिक येलो. अपीयरेंस कैसा है? हाईलाइन कार्टिलेज शाइनी और ट्रांसल्यूसेंट होता है, और फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज दोनों ओपेक होते हैं. फाइबर्स कैसे हैं? हाईलाइन कार्टिलेज के वेरी थिन, हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज मैट्रिक्स, सो दीज आर नॉट सीन. थिन फाइबर्स होती हैं, सो दे आर नॉट यूजुअली सीन. फाइब्रो कार्टिलेज में येलो फाइबर्स होती हैं, और इसमें फाइब्रो कार्टिलेज में वाइट फाइबर्स एंड इलास्टिक कार्टिलेज में येलो फाइबर्स. इलास्टिसिटी में फ्लेक्सिबल कौन होता है? हाईलाइन कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल व्हाइल फाइब्रो कार्टिलेज इज फर्म and strongest. Okay, and elastic cartilage is most flexible. epiglottis इसका एग्जाम्पल है इलास्टिक कार्टिलेज का. हाइवाइड बोन, थायरॉइड. सो द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द क्लिनिकल एनाटॉमी. देखो, जो भी चैप्टर स्टडी करेंगे उसके एंड में क्लिनिकल एनाटॉमी हमको पढ़नी है, और पेपर में भी क्लिनिकल एनाटॉमी के लिए एक सेपरेट वेटेज रहता है. समझो, अगर तुम लोग अगर लिख रहे हैं आंसर्स हम, ओके, अगर हम आंसर्स लिख रहे हैं और क्लिनिकल एनाटॉमी नहीं लिख रहे हैं, तो 5 में से एटलीस्ट 2 मार्क्स, SAQ के लिए एटलीस्ट 2 मार्क्स क्लिनिकल एनाटॉमी का वेटेज होता है. तो अगर क्लिनिकल एनाटॉमी नहीं रहेगी ना, तो वो 2 मार्क्स ऑटोमेटिकली हमारे हाथ से चले जाते हैं. प्लस अगर आंसर नहीं, अगर मैनी टाइम्स इन एनाटॉमी पेपर इट हैपन्स कि कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी ब्लड वेसल्स में, कभी कोर्स में, कभी अलग अलग चीज़ों में कन्फ्यूजन होने लगता है, याद नहीं आता. तो इन केस अगर ऐसा होता है ना, तो
तो भी क्लिनिकल एनाटमी लिख के आओगे तो एटलीस्ट उसके मार्क्स मिल जाते हैं. सो क्लिनिकल एनाटमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर नंबर 1 इज़ अ डिफेक्ट इन मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. और क्लिनिकल एनाटमी कैसा है पता है कि पेपर में इतना टाइम होता है नहीं कि डिटेल में लिखते बैठेंगे कि ये कंडीशन ऐसे होती है. बस नाम लिखे ना इनफ है. एग्जामिनर को ये तो समझेगा कि हाँ इस स्टूडेंट को क्लिनिकल एनाटमी आती है इसकी. और ऑब्वियसली वो क्या है क्लिनिकल एनाटमी, इस वजह से उसने लिखा है ये उसको समझ आता है. तो पूरा पैराग्राफ के पैराग्राफ उतारने की ज़रूरत नहीं होती क्लिनिकल एनाटमी में. हाँ अगर कुछ क्लिनिकल फीचर्स है ना और टाइम है तो यू शुड राइट. कभी अभी आगे नर्व्स वगैरह आएंगी ना, नर्व्स आएंगी उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे. कोई नर्व का व्रिस्ट ड्रॉप है, कोई अलग मतलब अभी अलग अलग नर्व के अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स हैं. किसका रिस्ट ड्रॉप है तो उसके क्लिनिकल फीचर्स. और अभी एक ब्रेकियल प्लेक्सस वगैरह हम स्टडी करेंगे. अपर लिम्ब का ही है ये सारा. ब्रेकियल प्लेक्सस, उसमें क्लम्कीज पैरालिसिस, ये सारे पैरालिसिस है, उसके भी क्लिनिकल फीचर्स हैं. ओके तो इसमें अगर टाइम है तो लिख सकते हैं, लेकिन बस अगर नाम लिख के शॉर्ट में भी अगर एक्सप्लेन किए रखी होंगी, और अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो बस नाम भी रहेंगे ना वहाँ पे क्लिनिकल एनाटमी में, तो भी मोर देन इनफ है, काम हो जाएगा उससे भी. सो नंबर 1 इज़ अ डिफेक्ट इन मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कॉजेस अ रेयर सिंड्रोम कॉल्ड क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस. ओके सो पहला है क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस. It is characterized by 3 cardinal features: varying degrees of aplasia of the clavicle, increase in the transverse diameter of cranium, retardation in fontanel ossification. It may be hereditary or environmental in origin. So पहला है क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस. ये 3 कार्डिनल फीचर्स है उसके. So a defect in endochondral ossification causes a common type of dwarfism called achondroplasia. जब कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन में डिफेक्ट होता है तो डॉर्फिज्म होता है, जिसको achondroplasia बोलते हैं, जिसमें लिम्स शॉर्ट होती है बट ट्रंक नॉर्मल. achondroplasia में लिम्स शॉर्ट बट ट्रंक का साइज़ वगैरह सब नॉर्मल है, बस लिम्स हाथ पैर छोटी साइज़ की होती है, शॉर्ट होती है. ये सेकेंड है, ये सेकेंड. ओके अभी periosteum is particularly sensitive to tearing or tension. Drilling into the compact bone without anesthesia causes mild pain or an aching sensation. Drilling into spongy bone is much more painful. Fractures, tumors and infections of bones are very painful. भी anesthesia के बगैर देते भी नहीं है, और without anesthesia it is very painful to operate on the patient. Okay, then the blood supply of bone is so rich that it is very difficult to interrupt it sufficiently to kill the bone. Passing a metal pin into the medullary cavity hardly interferes with the blood supply of the bone. Then next is fracture. Fracture is the break in the continuity of bone. अभी fracture may be oblique, horizontal. The fracture which communicates with the skin wound is known as compound fracture. Compound fracture मतलब the fracture which communicates with the skin wound. A fracture requires the reduction by which the alignment of the bone is restored. See, closed and opaque, closed and horizontal, and this is open wound, open fracture.
Then healing of fracture takes place in three stages: repair by granulation tissue, union by callus, and consolidation by mature bone. Okay, axis or second cervical vertebra may get fractured. If dens of axis get separated from the body, it hits the vital centers of medulla oblongata, causing instantaneous death. Even fracture of lamina may cause death. हैंगिंग में ये होता है ना, हैंगिंग से डेथ क्यों होती है? ये जो है वो एक्सिस वर्टिब्रा है, सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, और ये जो है ना ये होता है उसका डेंस प्रोसेस एटलास मतलब C1 वर्टिब्रा के एंटीरियर एस्पेक्ट में जाके अटैच रहते हैं. तो इसका अगर इस पे उसको सेपरेट हुआ ना ये अपनी बॉडी से, ये टूट गया ना, ये देखो यहाँ पे टूट रहा है. ठीक है, यहाँ से टूट गया अपनी बॉडी से. अगर ये डेंस प्रोसेस सेपरेट हो गया तो ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में जो वाइटल सेंटर्स हैं उसको हिट करेगा और डेथ हो जाएगी उससे. देन रिकेट्स, deficiency of vitamin D, calcification of cartilage fails and ossification of growth zone is disturbed. Rickets affect the growing bones and therefore the disease develops during the period of most rapid growth of skeleton, that is 3 months to 3 years. Osteoid tissue is formed normally and the cartilage cells proliferate freely, but mineralization does not take place. This results in craniotapes or rachitic rosary at the costochondral junctions, Harrison's sulcus at the diaphragmatic attachments, and large epiphyses in the limb bones and the spinal and pelvic deformities. Okay. Scurvy, formation of collagenous fibers. Scurvy आया, ये 4th है आई गेस, और रिकेट्स नहीं, ये 5th है. उससे पहले हमने रिकेट्स पढ़ा और उससे पहले भी फ्रैक्चर पढ़े. सो नेक्स्ट क्लिनिकल एनाटमी. Osteoporosis, osteomalacia. The nerves are closely related to bones in some areas. Fracture of bones of those areas may lead to injury to the nerve, leading to paralysis of muscles. Axillary nerve, radial nerve, ulnar nerve. Then bone marrow biopsy. Biopsy में bone marrow can be taken either from manubrium sternae or iliac crest in various clinical conditions. Bone marrow biopsy मतलब bone marrow की स्टडी की जाती है. ओके. Then bone tumor, benign or malignant tumor can occur in bone. Okay, so this we have completed our second chapter, skeleton. I hope the concepts are crystal clear. Okay. So कोई suggestions है प्लीज़ कमेंट में बताना. और मैं सोच रही थी नोट्स प्रोवाइड करने के इसके. सो सून यू विल गेट द नोट्स ऑफ इट. देखते हैं भी जैसे पॉसिबल होता है वैसे नोट्स भी प्रोवाइड कराने का. मेरे हैंड राइटन नोट्स है मेरे पास. सो लेट्स सी. ओके, in the next video we'll start with the joints. Okay, thank you.